नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और कांग्रेस के नेता अनिल उपाध्याय हैं। जिस तरीके से लोकसभा की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के प्रत्याशी हैं और यहां से कांग्रेस के रूप में अजय राय हैं। दोनों प्रत्याशी आमने सामने अब खड़े हो चुके हैं चुनौती देने के लिए। एक तरफ काशी की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और सीधे तौर पे बीजेपी को दुलार प्यार देने में लगी है। आप लोग किस तरीके से मजबूती के साथ काशी की जनता को मजबूत करने में लगे हैं? कैसे आप लोग इस बार तोड़ेंगे बीजेपी को? देखिए, काशी की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है और यहाँ की जनता हमेशा सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है। अब भले ही नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हुए, प्रधानमंत्री हुए, अब कौन उनके सामने लड़ रहा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अजय राय जी फिलहाल पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अभी तमाम गठबंधन के साथियों में और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों में अभी भी फेरबदल हो रहा है। अभी नकुल दुबे सीतापुर से कैंडिडेट से चेंज हो गए। हो सकता है कि एक आध हफ्ते में अभी थोड़ी बहुत और स्थितियाँ इधर उधर की चेंज हो या कैंडिडेट चेंज भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि कौन किससे लड़ रहा है फिलहाल। इसलिए जब तक पूरा फिगर साफ हो जाएगा, जब स्पष्ट हो जाएगा कौन लड़ रहा है, तब उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। आखिरी चुनाव में भी बनारस में चुनाव भी है, लेकिन किस तरीके से लगातार ये 400 के पार की जो बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी और तमाम तरह के बैनर पोस्टर पूरे शहर में दिखना शुरू हो गया है। देखिए, ये तो मोदी जी का अहंकार कहा जा सकता है या भाजपा का अहंकार है। 543 सीटें कुल लोकसभा में होती हैं, आप कह रहे हैं 400 पार। अरे 500 पार भी कहिए, आप मुंह से कहना ही तो है। ये अहंकार की भाषा है। या तो आपको पूरा विश्वास है कि हमारे हिसाब से ईवीएम चलेगा और हमारे हिसाब से सारे वोट मतदान होगा और जैसे चाहेंगे रिजल्ट हम प्रभावित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं ईवीएम को लेके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ईवीएम पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट है और कहा जा रहा है वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान किया जाए। जनता में ईवीएम को लेकर अविश्वास हो गया, कोई बिना कारण नहीं हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि कितने जगह पे जहाँ मतदान जितना हुआ उससे ज़्यादा वोट काउंटिंग हो गई। तमाम जगहों, मध्य प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कुछ हुआ और कुछ जगहों पर एक बराबर वोट से जो लोग जीते हैं। कई जगह, कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जिसमें एकदम बराबर वोट पे कम 6 से 7। तो ये कैसे हो गया इतना आंकड़ा? एक दो जगह एक कभी हो जाए तो चांस की बात है। तो कहीं न कहीं से ईवीएम को लेकर विश्वसनीयता लोगों की प्रभावित हुई है और विपक्ष का ये कहना है कि इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान कराया जाए। और मिलान कराया जाए तो ठीक है, वीवीपैट हो चाहे बैलेट पेपर से चुनाव हो, दोनों से हो सकता है निष्पक्ष मतदान। तो ये 400 पार तो उनका अति अहंकार बोल रहा है। वैसे वो 400 पार तो होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि अब वो स्थिति, गंगा का पानी बहुत बह चुका है, सारी स्थितियाँ बदल चुकी हैं पूरे देश में। भले ही मोदी जी मजाक कहे कि 2 नए लड़के हैं वो मिले हैं, फिर वो क्यों भूलते हैं मोदी जी? 84 में कल 2 सीटें पाई थी भाजपा, इंदिरा गांधी शहादत के बाद। उसके बाद 400 से ऊपर सीटें कांग्रेस पाई। ऐसा नहीं है कि नहीं, यहाँ सीटें आ चुकी हैं। लेकिन ये कहना कि 400 हमारी सीटें आ जाएंगे और आएगा नहीं, क्योंकि बिहार की भी स्थिति बदल चुकी है, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति बदली है, दिल्ली की भी स्थिति बदली है, गुजरात में भी विपक्ष का माहौल काफ़ी अच्छा हो चुका है और तमाम वो मोदी जी की वही स्थिति नहीं गुजरात जो आज की है। वही पंजाब में इनकी लड़ाई ही नहीं है। हरियाणा में जो चर्चा है और जिस तरह का सुनने को मिल रहा है कि 10 की 10 सीटें भाजपा हारने जा रही है, वही कुछ इस तरह दक्षिण भारत में भी इनका दरवाज़ा एक तरह से बंद हो चुका है। थोड़ी बहुत संभावना इनकी उड़ीसा में या और कहीं बंगाल में कुछ हो सकता है, कुछ सीटें बढ़ जाएँ या पा जाएँ। ये बाकी मुझे तो नहीं लगता पूरे भारत में कहीं भी इनको गेन हो रहा है। हर जगह कम हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी कम हो रहा है, सब जगह कम हो रहा है। इनकी सीटें पहले से तुलना 25 की 25 राजस्थान जीतेंगे, आधा हो जाएगा वहाँ पर भी। मध्य प्रदेश में भी इनका अच्छा, पिछली बार जितनी सीटें जीत गए वो सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है। वैसे ही हर जगह है, तो ऐसा नहीं है कि वो पा जाएंगे। और मुझे तो उम्मीद है कि 150 पार कर जाए भाजपा, तो बहुत ज़्यादा है 150 पार। और हर लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो हमने विकास किया है, डेवलप किया है, जो रोड बनाए हैं, मंदिर बनाए, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। तो फिर इतना करने के बावजूद जो आपका आंकड़ा बता रहे हैं कि 150 में ही सिमट जाएंगे, लेकिन वो 400 पार की बातें लगातार कही जा रही है। विकास इन्होंने किया। विकास क्या होता है इसकी अवधारणा स्पष्ट है, उनको जानते हैं विकास क्या होता है। ये भाजपा के जो नेतागण जो है बोल रहे हैं विकास विकास बोलते हैं। केवल सड़क बना देना विकास नहीं होता है, या बिल्डिंगों को तोड़ देना ही विकास नहीं होता है। विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, संपूर्ण विकास।
संपूर्ण विकास का मतलब होता है कि भावी पीढ़ी को भी हमारे विकास ही समान। आप सारी ज़मीनों, खेती वाली ज़मीनों पर रोड बनवा दीजिए, सड़कें चौड़ी चौड़ी कर दीजिए, सारे दुकान तोड़ दीजिए, मकान तोड़ दीजिए, रोजगार का कोई अवसर मत दीजिए, रोजगार के सारे अवसर खत्म कर दीजिए, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दीजिए, सारे उद्योग धंधे बंद कर दीजिए। कांग्रेस के ज़माने में उस समय DLW बना, जो संपूर्णानंद जी चीफ मिनिस्टर थे और कमलापति पाठी थे और लोग थे, तमाम बड़े नेता थे यहाँ पर। सुधाकर पांडे भी MP हुआ करते थे। उस समय DLW बना। DLW जिस समय बना उस समय 8-8.5 हज़ार एम्प्लॉई काम करते थे। आज मुश्किल से 1000-1500 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। आपने DLW को बदल के BLW नाम खाली कर दिया। नाम बदलना आप जानते हैं। इलाहाबाद को आप प्रयागराज बना दीजिए, कुछ और बना दीजिए, बनाइए जो बनाना हो आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपने रोजगार का कौन सा अवसर बनाया? इलाहाबाद में भी पुलिस का हेडक्वार्टर था, वो उठा कर आपने लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। विकास का भी नाम कुछ बदल देते तो हो सकता है। हाँ, विकास नहीं, आप ये बताइए कि गांधी जी भी ये कहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। सारे शहरों का में ही केवल विकास, केवल मुंबई जैसा टापू या दिल्ली जैसा टापू या किसी कलकत्ता महानगरी जैसे शहर को ही खाली विकसित करें। लखनऊ का विकास कर देंगे या तो उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा। गोरखपुर का ग्रामीण अंचल का विकास होना चाहिए। बनारस का पूर्वांचल का जो ग्रामीण अंचल है या बलिया गाजीपुर का जो रिमोट एरिया है वहाँ पर भी विकास होना चाहिए। बिहार का जो पिछड़ा एरिया वहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। बनारस की मुख्य सड़कें तो बना दी जा रही हैं, फ्लाईओवर बना दिए जा रहे हैं, के ऊपर एक आप रोपवे बना दे रहे हैं। रोपवे का सही है क्या विकास? रोपवे निजता को प्रभावित करेगा पूरे शहर की। कहीं भी रोपवे पहाड़ पे जाने के लिए या ऊंचे नीचे जगह पे जाने के लिए बनाया जाता है या पर्यटन के लिए। शहर के ऊपर, लोगों के घर के ऊपर से रोपवे नहीं बनाया जाता। आप लोगों के घर के ऊपर से बना रहे हैं। इतना बढ़िया भारत माता मंदिर था, भारत माता का जय का नारा आप लगाते हैं, वो भारत माता मंदिर के स्वरूप और निष्ठा को भी आप नष्ट कर रहे हैं। राष्ट्र की धरोहर थी, लोग वहाँ दर्शन देखने जाते थे। अब वहाँ उतनी बड़ी बिल्डिंग, उसके परिसर बना दिए, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी, पर्यटक आते थे। अब आपने वहाँ पर रोपवे का बहुत बड़ा सेंटर बना दिया। काशी विद्यापीठ के कैंपस के ऊपर से जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर जाएगा, कुलपति आवास के ऊपर से जाएगा। मानविकी संकाय जो गांधी जी द्वारा स्थापित उस समय का बिल्डिंग है, उसके ऊपर से आप जाएगा, गांधी का उसमें स्मारक है। उन सब के ऊपर से जब जाएगा, रोपवे चलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कि नीचे से खड़े होकर रोपवे देखेंगे आपका, और आप उस पर से मोबाइल कैमरा ले जाएंगे, कोई फोटो खींचेगा मकान की छत से। तो आप पूरे काशी की गरिमा स्वरूप निष्ठा को नष्ट कर रहे हैं मोदी जी। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और जिन मकानों के ऊपर से रोपवे जाएगा वो मकान ऊंची मंजिल बना नहीं सकते हैं। तमाम तरह की दिक्कतें आ जाएंगी लोगों के सामने। ये जो, और अभी मैंने आज अखबार पढ़ रहा था हिंदुस्तान, उसी में मैंने खबर पढ़ा कि शहीद उधम सिंह की जो मूर्ति लगी है चौराहे पे, उसको भी हटाने की बात चल रही है। मुझे याद है कि वो सरदार था, मुझे नहीं नाम याद है, यानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो दिल्ली मेरे साथ ट्रेन से गया था, उस समय जा रहा था, वो भी मैं भी ट्रेन से जा रहा था। कितना वो लड़का दौड़ धूप करके वो परमिशन लेके उसने वो मूर्ति लगवाया वहाँ पर। आप उधम सिंह की मूर्ति हटवा दीजिए। बनारस में जो पहचान है क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, उनकी मूर्तियाँ हटवा दीजिए, जगह जगह हटवा दीजिए। केवल रुपये चलाइए, केवल पर्यटन हो। ये आध्यात्मिक सिटी है, केवल धार्मिक शहर नहीं है। अध्यात्म और धर्म का मिला जुलूस स्वरूप था। आपने इसको खाली पर्यटन सिटी बना दे रहे हैं। मैं अभी कल विंध्याचल गया था। विंध्याचल में कभी इतनी लंबी लाइन रोड तक नहीं लगती थी, वो भीड़ नहीं बढ़ी है, लेकिन वो आपने इस तरीके का सिस्टम बना दिया कि कोई चारों ओर से लोग नहीं जाते थे। आप मंदिर में चारों ओर से जाते थे, आप एक तरफ का रास्ता बना दिया आपने। उसमें VIP द्वार, विंध्यवासिनी देवी के जाने के लिए VIP द्वार जाने की क्या जरूरत है? बाबा विश्वनाथ के जाने के लिए VIP बनने की जरूरत है? मैं 300-500 रुपये का टिकट लेके दर्शन करने जाएंगे? मुझे तो ऐसे देवी देवता का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं कि जिसको 500 रुपया घूस देकर दर्शन करना हो। भगवान तो सबके पास है, सबके साथ हैं। बाबा विश्वनाथ सब जगह मौजूद है, केवल मंदिर में मौजूद नहीं है। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद है, बड़ा दुखद है और बड़ा निंदनीय है जो हो रहा है। और जिस तरीके का विकास का स्वरूप दिखाया जा रहा है, मॉडल, इनको विकास का परिभाषा भी नहीं मालूम, विकास की अवधारणा भी नहीं मालूम, और विकास करने चले हैं आप। ठीक है, तो आप अनिल उपाध्याय जी को सुन रहे थे। बहुत सारी बातों पे इन्होंने प्रकाश डाला है, लेकिन राजनीतिक जो गलियारा है, राजनीतिक सियासत है, लगातार तेज होता जा रहा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।